हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हमारी हरियाणा सीईटी कॉमर्स की 1000 MCQs सीरीज चल रही है और आज इस सीरीज़ का डे 15 है। इसका मतलब 14 क्लासेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कमिंग वीडियोज़ का अपडेट टाइमली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 186 से। Capacity of plant which is expected to be utilized over a long period based on sales expectations is called। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्लांट की ऐसी कैपेसिटी कौन सी है जो हम फ्यूचर जो डिमांड है, फ्यूचर की सेल्स एक्सपेक्टेशंस है, उसको ध्यान में रख के लॉन्ग टर्म के लिए एस्टिमेट कर सकें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्मल कैपेसिटी। तो नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है कि ऐसी कैपेसिटी जो कंपनी अपने लॉन्ग टर्म की एवरेज डिमांड है उसको देख के डिसाइड करती है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एक फैक्ट्री है जो कि एसी बनाती है और वो समर्स में एसी ज़्यादा डिमांड में होते हैं तो ज़्यादा बनाती है, लेकिन जो विंटर्स है तो विंटर्स में एसी की डिमांड कम हो जाती है तो उस टाइम वो कम बनाती है। तो कंपनी क्या करेगी, पूरे साल की जो एसी की डिमांड है वो एवरेज डिमांड निकालेगी कि एवरेज डिमांड कितनी होगी। तो एवरेज डिमांड को देख के एक नॉर्मल लेवल डिसाइड करेगी। तो ये नॉर्मल लेवल जो होता है यही होती है नॉर्मल कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 6 टू रिकॉग्नाइज द मूवमेंट एंड फ्लोज ऑफ कॉस्ट विद इन द फर्म। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सिस्टम कंपनी के अंदर है जो कोस्ट के फ्लो को, जो कोस्ट है उसके फ्लो को प्रॉपरली ट्रैक या फिर रिकॉर्ड करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। तो इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम का जो मेन पर्पस है, उसका मेन पर्पस यही होता है कि जो कोस्ट है तो उस कोस्ट का कंप्लीट मूवमेंट को ट्रैक करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ एन इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड लॉस कॉज टू कॉन्ट्रैक्ट बाय इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ मटेरियल्स वेजेस आर। सो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि जब कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को अचानक जब मटेरियल और जो वेजेस हैं उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो उनकी प्राइस के इंक्रीज होने के कारण कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ानी पड़ती है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाने की जो कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, कॉन्ट्रैक्टर वो किन कंडीशंस में जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ा सकता है, कॉन्ट्रैक्टर किन कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्केलेशन क्लॉज। तो एस्केलेशन जो क्लॉज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी कंडीशन होती है, एस्केलेशन क्लॉज, जो कॉन्ट्रैक्टर को उस कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है जब मटेरियल और जो वेजेस है उनकी प्राइस अचानक से बढ़ जाती है, जब इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेशन होने के कारण अब जो मटेरियल और वेजेस की प्राइस बढ़ेगी मार्केट में, तो ऑफकोर्स जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको महंगे दाम में मटेरियल और वेजेस मिलेगा कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो उस कारण कॉन्ट्रैक्टर को अपनी जेब से तो पैसा नहीं देगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को बढ़ा देता है। तो इसको बोलते हैं हम एस्केलेशन क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स एक्ट कम्स इनटू फोर्स इन। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है इंडिया में वो कब लागू हुआ था। तो ये 1961 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू। तो जो स्पेकुलेटिव बिजनेस में जब भी लॉस होता है उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन लॉस। जैसे कोई भी सट्टा लगाते हैं तो सट्टे को बोलते हैं स्पेकुलेशन लॉस। अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उस लॉस को आप फ्यूचर में कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो उसको हम 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अप टू 4 ईयर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो नॉर्मल बिजनेस लॉस होता है तो नॉर्मल बिजनेस लॉस को हम 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और स्पेकुलेशन लॉस 4 ईयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस ऐश्वर्या सोल्ड अ BMW कार for 80 lakhs
which was used exclusively for personal purpose. The car was acquired for 50 lakhs. What is the capital gain to be taxed? तो इसमें कैपिटल गेन कितना हो गया, उसने खरीदी तो 50 लाख की थी लेकिन बेची उसने 80 लाख की है, तो उसको 30 लाख का प्रॉफिट हो गया ना, तो 30 लाख का उसको कैपिटल गेन हुआ है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, यूज फॉर एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पज़। जो ये लेडी है इसने अपनी जो कार है ये पर्सनल पर्पज़ के लिए ली हुई थी, ये पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करती थी। तो जो भी पर्सनल पर्पज़ की असेट्स होती हैं उन पे कैपिटल गेन नहीं लगता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 0, क्योंकि BMW कार थी ये पर्सनल यूज़ के लिए थी और बिजनेस यूज़ के लिए नहीं थी। तो जब भी पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी एसेट्स होगा तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कीप, मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब अगर कोई एसएससी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता या बुक्स को रिटेन नहीं करता तो उस केस में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितनी पेनल्टी लगेगी, तो ये पूछा क्वेश्चन में। तो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई एसएससी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता या रिटेन नहीं करता तो उस केस में पेनल्टी लगती है 25,000 रुपये की। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDS एज पर इनकम टैक्स एक्ट इम्प्लाइज। TDS का क्या मतलब, फुल फॉर्म ऑफ TDS? तो TDS की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। राइट आंसर ऑप्शन सी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? सर्विस टैक्स इज एन। तो सर्विस टैक्स क्या होता है, तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है। तो सर्विस टैक्स होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको कौन लेवी करता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, स्टेट गवर्नमेंट? तो इंडिया में जो सर्विस टैक्स है वो लेवी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो आप डायरेक्टली पे नहीं करते हो बल्कि जो सेलर होता है वो कलेक्ट करता है आपसे और गवर्नमेंट को पे करता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और कौन कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के और भी एग्जांपल है जैसे GST, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, इन इंडिया द टैक्स प्रोसीड्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज पर परसेंटेज ऑफ ग्रोस टैक्स रेवेन्यू हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड इन द लास्ट 5 years। मीन्स भारत में जो पिछले 5 साल में किस टैक्स का शेयर कम हो गया? जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है, जब ग्रोस टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, तो कौन सा ऐसा टैक्स है जिसका कंट्रीब्यूशन कम हो गया? तो लास्ट 5 years में सर्विस टैक्स का कलेक्शन कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। मतलब लास्ट 5 years में जो सर्विस टैक्स पे करने वाले हैं, जो सर्विस टैक्स है उसका कंट्रीब्यूशन अब टैक्स कलेक्शन में, ग्रोस टैक्स रिवेन्यू में कम हो गया। और उसका रीज़न ये है कि पहले जो भी सर्विस पे करते थे तो सर्विस पे करने पे सर्विस टैक्स चार्ज होता था, लेकिन अब एक नया टैक्स आ गया जिसका नाम है GST। तो GST आने के बाद अब जो सर्विस टैक्स है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जो भी सर्विस टैक्स है वो GST में पे करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है ना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स सर्विसेज टैक्स। तो इसमें अब ये मर्ज हो गया सर्विस टैक्स, तो इसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।